जगह आता है कि डॉक्टर्स, कई जगह आता है कि मशीन्स नहीं, तो वो कहाँ पे दिक्कत है? देखिए, तो डिज़ाइन हर जगह के लिए स्कीम्स तो वही डिज़ाइन है। यदि हमारी फ्री डायग्नोस्टिक्स है, फ्री ट्रीटमेंट है, या हम गैर संचारी रोगों के लिए जो कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अभी इसके पीछे कोरोना के बाद सेकेंड टाइम ऑफ चांसेस कुछ केसेस भी आए, तो उससे पहले लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए या खान पान में या हेल्थ में? देखिए, कंडीशंस हैं, किडनी फेलियर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो शायद कोमॉर्बिडिटीज की वजह से तो अभी तक की स्थितियां कोई बहुत चिंता उत्पन्न नहीं करती, मगर हाँ, सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं विकास शर्मा, आज धर्मशाला में सीएमओ सर के पास आज हम जानेंगे कि मेडिकल के बारे में थोड़ा सा सर की हिस्ट्री जानेंगे कि सर कैसे या इस सफर में आए और कैसे पहुंचे, और अभी हम मेडिकल के बारे में या फिर अपनी हेल्थ के बारे में क्या क्या बेसिक्स हमको जानने चाहिए, या कैसे हम घर में भी ठीक रह सकते हैं, और या हॉस्पिटल से हमसे क्या क्या उम्मीद होती है, डॉक्टर से कई बार उम्मीद ज़्यादा हो जाती है, अपना क्या रोल रहता है, वो सारी हम चर्चा करेंगे। सर स्वागत है आप। धन्यवाद विकास जी। सर सबसे पहले सवाल ये होगा कि आप सफ़र कैसा रहा, या कैसे शुरुआत हुई, या कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? सफ़र की शुरुआत तो जब मेडिकल कॉलेज शिमला में सन 1985 में एडमिशन हुई, तो तब तक व्यक्ति को खुद शायद इतना क्लैरिटी उस समय पर नहीं होती थी कि मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर पीयूष गुलेरी वो साहित्यकार थे, उनका प्रयास था परिवार में, उन्होंने और लोगों के लिए भी प्रयास किए कि वो इस क्षेत्र में, क्योंकि ये सेवा से जुड़ा डायरेक्टली क्षेत्र है, तो उनका उम्मीदें मुझसे थी कि मैं इस प्रोफेशन में आऊं और कुछ अच्छा करूं समाज के लिए। तो सन 1985 में पहले अटेम्प्ट में मेरी मेडिकल कॉलेज शिमला में एडमिशन हुई, और उसके बाद मैंने चिकित्सा अधिकारी के रूप में 92 में अपना कार्यभार आफ्टर हाउस जॉब संभाला। इस दौरान शुरुआत ज़िला कांगड़ा में त्यारा पीएचसी से हुई, फिर मैं किन्नौर में रहा, किन्नौर के बाद टीबी सैनिटोरियम टांडा में 2-2.5 साल रहने के बाद लगभग 10 साल तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में मैं CHC नगरोटा भगवा में कार्यरत रहा। डिफरेंट स्तर पर काम करने के बाद मैं BMO के रूप में ज़िला सिरमौर में भी रहा। 5 साल के लगभग राज्य स्तर पर जो नेशनल हेल्थ मिशन कार्यक्रम है उसमें राज्य कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्यरत रहा। इस दौरान इस सफ़र में हर स्तर पर क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या सिस्टम की वीकनेसेस हैं, कैसे हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं, ये सब कुछ सीखते 2015 में मैं ज़िला कांगड़ा में वापस आया ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में, और 4 साल के लगभग काम करने के बाद ऑन प्रमोशन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा 1.5 साल के लिए रहा। उसके बाद यहाँ पर कोविड की दूसरी लहर के दौरान सरकार ने मुझे यहाँ वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक के रूप में यहाँ पर लाया, और अप्रैल 2024 से मैं ज़िला कांगड़ा, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। सर एज ए CMO क्या कार्य होते हैं जैसे? देखिए, मुख्यतः हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर जो पॉलिसीज सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, या राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम हैं, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कैसे किया जाए, और कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को उस स्कीम का ज़मीनी स्तर पर एक्चुअल में लाभ मिले। बिकॉज मेन इशू यही रहता है कि स्कीमें बहुत अच्छी बनाई जाती हैं, मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान बहुत गैप आते हैं जी। और वही एक मुख्य प्रयास है कि उन सभी को, सरकार की सभी स्कीम्स को धरातल पर अच्छे से उतार कर लोगों को बेहतर एक तो गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि जितना बेहतर विभाग का एक कार्यप्रणाली बनाई जा सकती है वो सुनिश्चित की जाए। सर कई जगह आता है कि डॉक्टर्स नहीं है, कई जगह आता है कि मशीन्स नहीं है, तो वो कहाँ पे दिक्कत रहती है? देखिए,
दो चीज़ें हैं। या फंड की एक दिक्कत ये जो मतलब कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें इनपुट्स इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है प्रोसेसेस। आप उस काम को करते कैसे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग या ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एक सतत प्रक्रिया है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस अफेयर। कई बार कई जगह पर HR पूरा हो जाता है, कई बार बिकॉज हिमाचल क्योंकि स्पेशलिस्ट का नंबर इतना नहीं है और लोग एक समय अपना पूरा करने के बाद PG डॉक्टर्स हैं वो सीनियर रेजिडेंसी के लिए जाते हैं, तो वो थोड़ी कॉन्टिन्यूम में दिक्कत आती है, वो मैं मानता हूँ कि मगर फिर भी इन सभी कंस्ट्रेंट के बावजूद मुझे लगता है कि सभी लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस स्तर पर जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा जाए। जहाँ तक आपने कहा मशीनरी इक्विपमेंट की बात, ये सच है कि बहुत सारी मशीनरी इक्विपमेंट पुरानी है और उनकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। ना ही फील्ड लेवल पर मेडिकल कॉलेजेस में भी ये समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका बहुत बड़ी बार हर मीटिंग में संज्ञान लेते हैं वो, और इस दिशा में रिप्लेसमेंट्स ऑफ मशीनरी विद वर्ल्ड क्लास मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो प्रोसेस पे हिमाचल प्रदेश स्टेट जो हेल्थ प्रोक्योरमेंट सेल है उसके माध्यम से उसकी प्रक्रिया चल रही है, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में वो सुविधाएं भी और बेहतर होंगी। एक और चीज़ होती है कि बच्चे जब कोरोना में एक चीज़ पता लगा कि बच्चों ने हिमाचल की बजाय या इंडिया की बजाय बाहर पढ़ने पर जोर देते हैं या मेडिकल के लिए बाहर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि वो बाहर जाते हैं पढ़ने या विषय? ये एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है। ऐसा है कि लोगों में प्रोफेशन के प्रति थोड़ा लोगों का जिनका झुकाव होता है वो लिस्ट के हिसाब से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, टफ एग्ज़ाम है, जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो अच्छे नंबरों वालों को मिलने के बाद सीटें वहाँ बचती नहीं। कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में हैं उनमें थोड़ी कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन हायर है, तो लोग इसलिए बाहर की विदेशों में जहाँ पर ये सुविधाएं थोड़ा अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली थोड़ी चीपर उपलब्ध हैं, लोग वहाँ जाके करते हैं। मगर उसमें भी क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन पे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज कोई भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जब इंडिया में प्रैक्टिस करनी होती है तो तुम्हें उन्हें एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तो वो वहाँ पर चीज़ फैक्टर आउट हो जाती है। सर आपने जैसे किन्नौर जैसे एरिया में भी काम किया है, चंबा जैसे एरिया में काम किया है और धर्मशाला में, तो क्या डिफरेंस होता है मतलब एग्जीक्यूशन में? या फिर देखिए स्कीम्स तो डिज़ाइन हर जगह के लिए स्कीम्स तो वही डिज़ाइन है। यदि हमारी फ्री डायग्नोस्टिक्स है, फ्री ट्रीटमेंट है, या हम गैर संचारी रोगों के लिए जो कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की स्क्रीनिंग जो है वो की जाती है, स्कीम सभी नॉर्मल है, सभी सेम है। मगर ये है कि कुछ जिलों की जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं वहाँ पर एक्चुअल ग्राउंड पर पहुँचना टीमों को बहुत तकलीफ होती है जी। मगर मैं कह सकता हूँ मैं चंबा में भी रहा, सिरमौर में भी रहा, किन्नौर में भी रहा, मैंने वहाँ देखा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में वहाँ पे उद्यम और इच्छा की कमी नहीं है। और हमने एक्सपीरियंस किया है कि लोगों ने, चाहे वो पल्स पोलियो का अभियान लगे या फील्ड में जाकर कोई हेड काउंट सर्वे की बात हो, बहुत विषम परिस्थितियों में हम जाकर हमारी टीमें काम करती हैं। कांगड़ा की भौगोलिक परिस्थितियां बेहतर हैं उन जिलों से, मगर कांगड़ा में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत है। एक तरफ आपके पठानकोट के साथ वाला क्षेत्र है, उसकी एपिडेमियोलॉजी और बीमारियों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है, एक तरफ बड़ा छोटा बंगाल का एरिया है, तो यहाँ विषमताएं अधिक हैं। और ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट जो उन जिलों से बनिस्बत थोड़ा यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर जो अधिकतर कार्यक्रम हैं वो सरकार की अपेक्षा के अनुसार ठीक परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कांगड़ा ज़िला जो है वो प्रदेश का पॉपुलेशन के टर्म्स में 1/4 है जी। और हम यदि अच्छा नहीं करते
तो उसका इम्पैक्ट स्टेट पे बहुत अधिक आता है। इसलिए हमें अपना पूरा तन मन धन लगाना पड़ता है ताकि हम कहीं पे भी फॉल्टर ना करें। जैसे अभी आजकल एक हाइपरटेंशन कैंपेन 100 दिन का चलाया जा रहा है, उससे पहले टीबी एलिमिनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो जो भारत सरकार ने जितनी गतिविधियां कही वो, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी जी। भारत सरकार कहती थी साइकिल रैली आप कराएं। अब चंबा में साइकिल रैली कराना या किन्नौर में रैली कराना मुश्किल है, मगर हमारे पास कुछ एरिया है जहां पर साइकिल का प्रयोग भी होता है और हमारे पास पैराग्लाइडिंग साइट भी है, तो हमने उन साइट पे पैराग्लाइडर के माध्यम से भी अभियान चलाया। तो मैं समझता हूं कि हर विषम परिस्थिति में भी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश यदि व्यक्ति करे तो उसमें कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त होती है। सर अभी जैसे पीछे कोरोना के बाद सेकंड टाइम ऑफ टाइम चांसेस हैं जैसे, या कुछ केसेस भी आ रहे हैं, तो उससे पहले लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए या खान पान में या अपनी हेल्थ के ऊपर? देखिए, कोविड के बाद हमारी जीवन शैली में एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आया है। पिछले कोविड की बाद लोगों का जो अपने हाइजीन के प्रति, चाहे वो हेड हाइजीन है, चाहे वो कफ एटिकेट है, चाहे हम गुड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल्स की बात करते हैं, मुझे लगता है कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं एक पॉजिटिव चेंज आया है लोगों में। जो बात आपने पर्टिकुलरली की इस वेव की, जो अभी अपसर्ज मामलों में आ रहा है, अभी हिमाचल में तो बहुत अधिक मामले नहीं आए हैं, मगर चूंकि देश के अन्य भागों में आ रहे हैं तो हम भी उससे अछूते तो नहीं रहेंगे। मगर ये भी बात सच है कि अब लोग मैक्सिमम वैक्सीनेटेड हैं, उनकी इम्यूनिटी स्टेटस बेहतर है और जितनी अभी प्राथमिक रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार ये जो वेरिएंट है ये माइल्ड वेरिएंट है और बहुत अधिक कोई मृत्यु के मामले नहीं आए हैं। और जो मॉर्बिडिटी हुई भी है, जो मृत्यु हुई है, वो सभी ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा उम्र के लोग हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, किडनी फेलियर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो शायद कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से तो अभी तक की स्थितियां कोई बहुत चिंता उत्पन्न नहीं करती। मगर हाँ, सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी भी पहले जो हमने एडवाइजरी जारी की थी तो उसमें हमने यही कहा था कि किसी व्यक्ति में कोई ऐसे लक्षण हो तो वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ले, कोशिश करे कि बाकी लोगों के संपर्क में ना आए। अभी लेटेस्ट एडवाइजरी में हमने कहा है कि अस्पतालों में जो क्लिनिकल सर्विसेज जहाँ होती हैं वहाँ मास्क का प्रयोग हम शुरू करा दें और जो हमारी डेली सर्विलेंस है, रोज हर अस्पताल में आने वाले जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के केसेस हैं और जो माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस होती है और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस के जो केसेस हैं उनकी डेली रिपोर्टिंग की जाए और जहां पर आवश्यक हो वहां टेस्टिंग करके उस प्रोटोकॉल के अनुसार काम किया जाए। तो विभाग की तरफ से ये एडवाइजरीज हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाई।